व्यवहारिक जीवन में बुद्ध कैसे होने चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार हमारी पहचान बन सकता है समाज में कि हम बौद्ध हैं, किस प्रकार के आदर्शों की हम प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें हमारे दैनिक जीवन में, ताकि लोग हमें कहें कि देखो बौद्ध बैठे हैं, देखो बौद्ध जा रहे हैं। झगड़े में गालियां न दे करके हम आदर्शपूर्ण बात कहें, हम तर्क करें। गालियां एक अविकसित समाज की भाषा का हिस्सा होती है। तो 5 दिन प्रशिक्षण में हमने यही सीखा कि हमारी संस्कृति क्या है। 2 क्लासें लगती थी, सुबह और शाम। सुबह हम कल्चर पे बात करते थे, परंपराओं पे बात करते थे कि बौद्धों की परंपरा कैसी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का जन्मदिन मना रहे हो, या शादी है, या गृह प्रवेश है, या घर में किसी की मृत्यु हो गई है जिसे हम शांति पाठ बोलते हैं, वो कैसे करोगे आप, क्या ढंग रहता है उसका, आना तो चाहिए ना। हर समय हर जगह बोधाचार्य और भंते जी उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारे बुद्ध पुरुषों के प्रतीक रखने हैं। महाकारुणिक बुद्ध का फोटो, उसके नीचे बाबा साहब का, और आगे मोमबत्तियां लगा करके 3-5 जैसी भी व्यवस्था हो, दीपक भी लगा सकते हैं आप, और ये ज्ञान का प्रतीक है। उसके बाद एक एक मोमबत्ती लगती है। अगर भंते जी बैठे हैं तो क्षमा याचना करते हैं, फिर त्रिशरणपंचशील के लिए याचना करते हैं। माने जब तक आप कहोगे नहीं, रिक्वेस्ट करोगे नहीं, तो एक भिक्षु आपको त्रिशरण पंचशील नहीं देगा, माने 3 शरणों में गमन नहीं करवाएगा। उसके बाद हम फूल चढ़ाते हैं और सभी लोग, मोमबत्तियां प्रज्वलित होती है, याचना करते हैं, त्रिशरण पंचशील होता है। उसके बाद उस कार्यक्रम का जो मुख्य भाग है वो होता है। अगर गृह प्रवेश है तो घर पे चर्चा होती है कि बुद्ध ग्रस्तों को घर के विषय में, एक ग्रस्त जीवन को सुखी कैसे बनाया जाए, वो बताते हैं, वो चर्चा होती है। एक माँ की भूमिका क्या होती है, एक आदर्श माँ, एक गुरु के रूप में माँ कैसी हो सकती है। बच्चे की परवरिश में एक माँ को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। घर की चर्चा किस प्रकार की हो कि माँ से लड़की सीखती है और पिता से बेटा सीखता है। ये सारी चर्चाएं होती है, ये मुख्य पार्ट है। उसके बाद सभ्य सत्ता होती है, माने सबका मंगल करते हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं। जिसके घर में बैठे हैं उसकी तो करते ही करते हैं, पूरे संपूर्ण जगत की करते हैं। और प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो भी भोजन बना होता है, अल्पाहार है या पूरा भोजन है, जैसा आप करते हैं। यहाँ तस्वीर के आगे फल वगैरह ये नहीं रखते, क्योंकि मूर्तियां भोजन या फल नहीं खाती। ये हमारी जरूरत है। हमें बुद्धिज्म में पुरोहितपणे को पैदा नहीं करना। कल की हमारी जो देशना थी उसमें मैंने बताया कि दान दक्षिणा, भीख और संगदान, चारों में व्यापक अंतर है। सबसे पहले मैंने बताया कि भाई दक्षिणा क्या है। दक्षिणा आप और पुरोहित के बीच में एक एग्रीमेंट है, आपको निश्चित रूप से देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो पंचायत होगी, पंचायत में देनी पड़ेगी, वो पक्की बात है, और देनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने बुलाया है तो देनी ही पड़ेगी, देनी ही चाहिए, क्योंकि आपने उसका समय लिया है। एक बात, वो नहीं देने पे जिद कर सकता है, दलीलें पेश कर सकता है। दलील पेश करने का नैतिक रूप से उसे अधिकार है। दान दिया जाता है संत को, जिसको दिया जाता है वह उसी का होता है। दान श्रद्धा की भूमि पे पैदा होता है, दान श्रद्धा की भूमि पे पैदा होता है। अब आती है भीख। भीख भिखारी को देते हैं, और भिखारी को देना कोई जरूरी नहीं है, नहीं दे तो दलील पेश नहीं कर सकता भिखारी। और अगर संत को दान न दे तो संत भी दलील पेश नहीं कर सकता, पंचायत नहीं कर सकता, नहीं दिया तो नहीं दिया, दिया तो वो उसका हो गया, उसको अधिकार है कि वो उसका क्या करता है। भिखारी को दुत्कारते हैं और भिक्षा भी देते हैं।
भिखारी को देते वक्त मन में हीन भावना होती है, हम उसे दुत्कार देते हैं और इस काबिल भी नहीं समझते हैं कि उसे डांट दें। अब आता है संगदान, जो भिक्षु को दिया जाता है। अब अंतर क्या है इन शब्दों में? संगदान, भिक्षा, दान और दक्षिणा। कुछ लोग हमारे जाने अनजाने में भिक्षु को दिया गया कोई भी चीज है उसे दक्षिणा कहते हैं, नहीं, संगदान। और संगदान का अर्थ होता है अगर आपने किसी भी भिक्षु के थैले में 1 रुपया डाला है तो विश्व के सारे भंते ही उसके जिम्मेदार होते हैं। कहने का मतलब वो धन संग का है। इसीलिए आप ये नहीं बोलते कि फलाने फलाने बंते जी की शरण में जाते हैं। आप किसकी शरण में जाते हो? संग की शरण में जाते हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। माने व्यक्ति विशेष की शरण में आप नहीं गए। और भिक्षु संघ जो है वो महाकारुणिक बुद्ध के जीते जी रहते हुए स्थापित किया गया है। और संघ स्थापित करने के बाद बुद्ध अपनी मौसी या माता प्रजापति गौतमी जब चीवर लेकर आती है, ये वस्त्र जो इसे चीवर कहते हैं, चीवर लेकर आती है, वो चीवर अपने हाथ से बनाकर लाती है और बुद्ध के सामने जाती है। बुद्ध कहते हैं, हे प्रजापति गौतमी, ये जो चीवर आप बड़ी श्रद्धा से अपने हाथ से बुनकर लाए हो, ये चीवर आप संघ को दान करें। यह चर्चा जिसमें बुद्ध कहते हैं कि ये चीवर दान आप संघ को करें, तो यही चर्चा राजा मिलिंद और भंते नागसेन के बीच में होती है। और भंते नागसेन से राजा मिलिंद पूछते हैं कि हे भंते, इस पे प्रकाश डालें कि जब उनकी माताजी चीवर लेकर आई दान देने के लिए ये वस्त्र, तो बुद्ध ने ऐसा कहा कि हे प्रजापति गौतमी, ये चीवर आप संघ को दान करें। तो क्या मैं ये समझूं कि संघ बुद्ध से बड़ा है? क्या संघ बुद्ध से पहला स्थान रखता है? तो भंते नागसेन राजा मिलिंद को समझाते हैं कि राजन ऐसा नहीं है। बुद्ध ने संघ में अपना एकाधिकार समाप्त किया। बुद्ध कहते हैं, मैं भी संघ में एक भंते हूं, एक भिक्षु हूं। असल अगर कहा जाए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एट दैट टाइम इन द कांग्रीगेशन ऑफ द मॉन्क्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा। बुद्ध के समय सत्ता का विकेंद्रीकरण, पावर का विकेंद्रीकरण बुद्ध स्वयं करते हैं। ये दुनिया की अनोखी बात है। तो अपने जीते जी बुद्ध भिक्षु संघ को प्रतिष्ठित करके गए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए ये नहीं होता कि ये भंते जी हमारे, ये भंते जी तुम्हारे, नहीं, भंते जी होते हैं, सबके सब सांझे होते हैं, सबके सब सांझे होते हैं। बस आपको बात एक ही ध्यान रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि भंते जी की जन्म स्थली कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ है, उनकी प्रवज्जा कब हुई है और कहाँ हुई है, वो यहाँ किसके आए हैं। इतना तो पूछना ही है, अंधा नहीं होना। यह मेरी एक बात पूरी हो गई है। अब मैं दूसरे विषय पे आता हूं, महज 5 मिनट। दूसरा विषय उन लोगों के लिए है जो बार बार ये विचार करते हैं कि आखिर धम्म आचरण आए कैसे, धम्म व्यवहार में आए कैसे। उसका कोई डोरा ताबीज या मेडिकल पे मेडिसिन तो है नहीं कि सबको दवाई पिला दें या इस हेडपंप में डाल दें, सब पिएंगे अपने आप बोध हो जाएंगे। ऐसा कोई यंत्र नहीं है। एक ही तरीका है, वो है बार बार आयोजन करने का। जैसे ये 5 दिवसीय शिविर लगा है, अब ऐसा नहीं है अगला कैंप 5 साल बाद लगे। तो हमारा इरेजर बड़ा काम करता है, पीछे पीछे साफ, फिर भूल जाएंगे बंदे जी ने कहा कही थी, मोना तो मैं भूल गो। तो इसीलिए आप एक शब्द पढ़ना समाज शास्त्र में आता है, समाजीकरण, और उसका अर्थ होता है चीजों को बार बार दोहराया जाता है, बार बार किया जाता है, तब जाकर वो चीजें आचरण में आने लगती है।
मैं जो सिलेबस बनाकर लाया था वो मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया, उसका तीसरा हिस्सा पढ़ाया, क्योंकि मैंने आकर देखा कि भाई यहाँ तो बच्चे भी छोटी क्लासों वाले हैं और पढ़ा लिखा तो कोई है नहीं। तो हमने फिर एक दूसरा तरीका सोचा कि भाई सिंपल बातें बताओ, बिल्कुल साधारण। बहुत सारी बातें छूट गई, लेकिन यही कैंप पिछले वर्ष सर्दियों में जब बरेली हॉस्टल में लगा था तो वहां बड़े ही डीपली जो फिलोसफी है बुद्ध की, उस पर चर्चा हुई। 3 क्लासें लगती थी, सुबह कल्चर, शाम को फैक्ट और दोपहर में जो क्लास होती थी उसमें होता था द फिलोसफी ऑफ बुद्धा, डॉक्ट्राइन। क्यों? क्योंकि वहां लड़के बड़े बड़े थे, 6 वर्ष 7 वर्ष उनको हो गए थे तैयारी करते हुए, तो उनका स्तर भी था समझने का। तो यहाँ इन छोटे छोटे बच्चों ने खूब प्रैक्टिस की है, लड़कों ने लड़कियों ने, और कल तो गीत भी खूब सुनाए। गांव में कई कलाकार पैदा हो गए, मैं चुप करके बैठा रहा और सब गीत गा रहे थे। और अच्छी बात यह है, मैं आपकी इस जन्मभूमि से 600 किलोमीटर दूर पैदा हुआ, लेकिन मुझे समझ में सारी आ रही थी। अब एक बात और बताऊं, राग भी वही थी जो मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी और गाती हैं, कोई अंतर नहीं था। ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और आज और अच्छा लग रहा है, माने हौसला बढ़ रहा है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं एक शब्द, एक लाइन में, कि आप लोग एक बेहतर टीम बना करके बिना पद का लालच किए हुए समर्पित टीम बना करके आयोजन करते रहें। और मैं साधुवाद के प्रथम शब्द अरविंद जी को कहूंगा, जो हिमाचल में बैठे हैं। इतनी ठंड है लेकिन ना तो मस्तिष्क को ठंडा होने देते हैं और ना ही विचारों को। इस मंच से पुनः वो साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने 6 महीने पहले से प्लानिंग की, और उसके बाद साधुवाद बनता है बरेली से, जिन लोगों ने वहां से भाग भाग के यहाँ व्यवस्था की, और उसके बाद साधुवाद बनता है यहाँ की टीम को, जिन्होंने यहाँ इसको सफल बनाया। और एक साधुवाद बच गया है, बड़ा ही सेंसिटिव साधुवाद, वेरी सेंसिटिव, थैंकफुल टू ऑल ड्रंक पीपल। कोई शराबी तंग करने नहीं आया। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ के सभी उन लोगों को जो क्रांति चला रखी है पीने में, उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। वरना मैं राजस्थान के कई गांवों में गया, अपने सारनाथ के और बिहार अपने बोध गया के कई गांवों में गया हूँ। जो पीने वाले होते हैं ना, वो पहले आके यहाँ बैठ जाते हैं। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो वो भी चुप हो जाएंगे, जब मैं बोलूंगा तो बीच में वो भी अपना एफएम चलाते हैं। अब उनको कहे तो वो फिर रूठ जाते हैं, फिर वो उनका अंदर का अंबानी बाहर आने लगता है। यूं कुछ ना है, बुद्ध मैंने किताबें पढ़ पढ़ के फेंक दी, अरे हम तो बहुत पहले पढ़ दी, उम्र अभी 25 साल है। अभी मुगलों के जमाने पैदा हुए थे जो पढ़ पढ़ के फेंक दी, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ मैं कल हैरान हुआ, मुझे अचानक से याद आया, अरे एक वर्ग तो आया ही नहीं यहाँ, उनका भी धन्यवाद। पर असल बात क्या है? असल बात है कि उन लोगों को इस बात की शर्म है कि हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, डांटेंगे, बरेली से आने वाले ताऊ जी क्या कहेंगे, साहब क्या कहेंगे। अगर ये शर्म बरकरार है, ध्यान रखिएगा, अगर ये शर्म बरकरार है आंखों में, तो समाज और समाज का ताना बाना बरकरार है। अनुशासन, कानून कायदा, अनुशासन, कानून कायदा हमारी स्वतंत्रता को पुष्ट करता है और जीवन में सुख भी देता है। बुद्ध कहते हैं, बिना स्वाभिमान के और बिना अधिष्ठान के, बिना शील संपन्न हुए हम एक मनुष्य के रूप में दर्शन खुद का कर नहीं सकते और आने वाली पीढ़ी को बेहतर प्रेरणा दे नहीं सकते। अब समय काफी हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उससे पहले फिर एक बार दोहराता हूं, यहाँ की नौजवान लड़कों की जो टीम है, मैं चाहता हूं ये मंच और ये समिति उनको तहे दिल से सम्मानित करे। और मैंने तो खूब लाड लड़ाया है और भी लड़ाऊंगा। अब जिन लड़कों ने यहाँ सेवा की है, मैं उनके मम्मी पापा के लिए फिर 2 शब्द बोलता हूँ। खूब सारा साहित्य इकट्ठा करके लाया हूँ 2-2 शब्द का। आपके बेटे छोटी सी उम्र में जवान हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। जवानी का अर्थ मुंह पे मूंछ फूटना नहीं होता,
समझ भी आनी चाहिए। मेरा ये भरोसा है, आप भी भरोसा करें कि आपके बच्चे अब गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। आपके बच्चे आपके दादा परदादा की हमेशा मान मर्यादा का ख्याल रखेंगे, इस गांव की मान मर्यादा का ख्याल रखेंगे। ये गलत जाने से पहले 100 बार सोचेंगे कि भंते जी क्या कहेंगे, अरविंद भैया क्या कहेंगे, बरेली वाले ताऊ जी क्या कहेंगे, ये सोचेंगे। और यही सोचना इनको एक आदर्श आचरण की ओर ले जाएगा। आप अपने बच्चों को डांटे फटकारे नहीं, उनका हौसला बढ़ाएं। अच्छे माँ बाप वही हैं जो 2 वक्त खाने के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। मोटिवेशन के बगैर आपका भोजन अधूरा है। बिना उत्साह के, बिना बेहतर साहित्य के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। बाकी सारी बातें आप जानते हैं, बस आयोजन करें, आयोजन करें। 1 महीना पहले मुझे आप बता दीजिए, मेरे से समय ले लीजिए, मैं आपको समय दे सकता हूं। 2000 किलोमीटर दायरे में अपनी धम्म देशना चल रही है। जैसे लोग होंगे उसी ढंग से हम सिखाना शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो आप लोग इस समापन समारोह में आए और जिन लोगों ने रोज पार्टिसिपेट किया, आर्थिक सहयोग किया, विशेष करके ये बच्चे और महिलाएं, मैं सबका पुनः साधुवाद करना चाहूंगा। आपने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। अहम बंदा तो क्या सब पे सत्ता कर